जय हिंद दोस्तों। भारत इंडिया टाइम्स यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आपका दोस्त विनी चौहान आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के फिर से हाजिर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारत इंडिया टाइम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको किसी वजह से ये वीडियो अच्छा ना लगे तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ डिसलाइक का बटन भी ज़रूर दबा करके जाएं। जितना हमारे लिए लाइक का बटन महत्वपूर्ण होता है उतना ही हमारे लिए डिसलाइक का बटन भी महत्वपूर्ण होता है। भारत और चीन में जो सीमा विवाद है, जो इस समय माहौल गर्म है, इसको देखते हुए मैं एक ऐसे व्यक्ति विशेष की तलाश कर रहा था जो हम सभी भारतीयों को आम, साधारण और सटीक शब्दों में ये समझा सके, ये बता सके कि आखिर भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद है क्यों। अपनी तलाश जारी रखी और तकरीबन इस तलाश में मुझे 1 महीना लग गया, परंतु जहां जाकर के मेरी तलाश रुकी वो दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और पत्रकारिता की दुनिया में एक ऐसा जाना पहचाना नाम है और साथ ही साथ जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सटीक, सरल और साफ सुथरी है। जिस इंसान के बारे में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इंसान पत्रकारिता की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं, लेखक हैं और साथ ही साथ भारत से जुड़े हर मामले के ऊपर अपनी बारीक और पैनी नजर रखते हैं। जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूं वो भारत के टॉप 10 पत्रकारों में शुमार होते हैं। ये हैं भारत के जाने पहचाने और भारत के अपने मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में बने और ढले हुए डीडी न्यूज यानी कि दूरदर्शन न्यूज चैनल के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, न्यूज एंकर, एडिटर श्री अशोक श्रीवास्तव। दोस्तों अशोक श्रीवास्तव वही हैं जो तकरीबन हर रोज रात को प्राइम टाइम के ऊपर आपको डीडी न्यूज के ऊपर दिखाई देते हैं। दोस्तों मैंने भारत और चीन के संबंधों में श्री अशोक श्रीवास्तव का एक इंटरव्यू लिया है 3 जुलाई 2020 को तकरीबन 3:30 बजे से और 5 बजे के दौरान लिया गया है। क्योंकि इस इंटरव्यू के दौरान हमने सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स को फॉलो किया है, इसलिए कैमरे के सामने आपको श्री अशोक श्रीवास्तव दिखाई देंगे और कैमरे की पिछली साइड में जो आपको सवाल पूछने की आवाज आएगी वो मेरी यानी इस नाचीज विनी चौहान की है। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं भारत के टॉप 10 में शुमार पत्रकारों में से एक उस पत्रकार का इंटरव्यू लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको अब उस इंटरव्यू के साथ छोड़े जाता हूँ। कृपया इस इंटरव्यू को देखिए और समझिए कि आखिर भारत और चीन के संबंध हैं क्या और भारत के अंदर क्या कमियां हैं जिसके कारण आज चीन हमें आंखें दिखाने की कोशिश करता है, परंतु इसके साथ साथ हमने कहां कहां और कैसे कैसे चीन की कमर भी तोड़ी इस इंटरव्यू में आपको दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं। सर बेसिकली जो 1950 से लेके 2014 तक इंडिया की एक्चुअल चीन पॉलिसी है क्या? देखिए चीन को लेकर भारत की जो अगर मैं पॉलिसी की बात करूं तो पहली बात तो यह है कि सबसे बड़ी इतिहास की जो गलतियां थी चीन को लेकर के, चीन के संदर्भ में जी, वो हालांकि बहुत सारे लोग आज कहते हैं उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आज रेलेवेंस है। आज सबसे बड़ी जो अगर चीन को लेकर मैं पॉलिसी की बात करूं तो सबसे बड़ी जो चूक हमने करी थी, हम जानते हैं कि उस वक्त भारत को सुरक्षा परिषद में भारत को उसकी सदस्यता देने के लिए एशिया की तरफ से ये ऑफ़र किया गया था कि भारत को सुरक्षा परिषद का एक सदस्य बनाया जाए। लेकिन जैसा इतिहासकार बताते हैं और कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी है कि उस वक्त पंडित नेहरू ने चीन के प्रति सदाशयता दिखाते हुए और ये दिखाते हुए कि भाई चीन का नहीं, पहला हक चीन का बनता है और वो अवसर चीन को दे दिया। तो मुझे लगता है सबसे पहली जो भूल थी इतिहास की, सबसे पहले इतिहास की भूल यही थी कि जो अवसर भारत को मिल रहा था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, आज देखिए इतने सालों से भारत लगातार ये बात कर रहा है, इतने सालों से भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र में जो है सुधारों की बात कर रहा है। अब पूरी दुनिया कह रही है कि संयुक्त राष्ट्र जो है वो सही से दुनिया की जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं कर रहा। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे दुनिया के कुछ देशों का यूएन पर कब्जा है, यूनाइटेड नेशन जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, उस पर कब्जा है और वो लोग जैसे चाहते हैं वैसे चलाते हैं। तो मुझे लगता है पहली चूक हिंदुस्तान ने ये करी थी और रणनीतिक और तकनीकी चूक ये की थी, सामरिक चूक ये की थी
जो मौका भारत को मिल रहा था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, वो चीन को दे दिया। पहली चूक ये थी। उसके बाद मुझे लगता है दूसरी चूक हम जानते हैं कि चीन के ऊपर हमने बहुत भरोसा किया और पंचशील के सिद्धांतों की बात करी, और जिस वक्त हम हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे उस वक्त चीन ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। तो मुझे लगता है चीन को समझने में कहीं चूक हुई। हालांकि इसको लेकर लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं पंडित नेहरू को, मैं उतना नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति के साथ, किसी भी नेता के साथ, और उस वक्त जबकि दुनिया का स्वरूप जो है क्या होगा वो सब चीज़ें तय हो रही थी, ऐसे में मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ी चूक जो है पंडित नेहरू की ये रही होगी कि वो दरअसल चीन को भाप नहीं पाए। क्योंकि चीन को आज भी कुछ मालूम नहीं पड़ता, दुनिया आज भी चीन की सही नीयत क्या नहीं जान पाती, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है कि उसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं नहीं कहता कि ये बहुत बड़ी उस तरह से भूल थी, लेकिन चूक दूसरी ये थी 1962 में जो युद्ध हुआ चीन के साथ, उसमें चूक ये थी कि हमने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया था। चूक मैं ये बड़ी मानता हूँ, बजाय इसके कि चीन से धोखा खाना। क्योंकि ठीक है, पंडित नेहरू अगर चाहते थे चीन के साथ हमारे अच्छे संबंध बने तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश, मैं पहले बता चुका हूँ कि UN की सीट देना वो ज़रूर एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन किसी देश पर भरोसा करके धोखा खा लेना वो हो सकता है। तो उसके बाद ये हमने चूक करी। फिर जो तिब्बत को लेकर जो नीति अपनाई, क्योंकि तिब्बत एक ऐसा, भारत और चीन के बीच एक ऐसा इलाका था, अगर आज तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र होता, चीन पर उसका इस तरह का कब्जा नहीं होता, तो चीन सीधा सीधा भारत की सीमाओं के ऊपर हमें चुनौती नहीं दे रहा होता। तो तिब्बत को जिस तरह से लेकर हमने नीति अपनाई और हमने बिल्कुल सरेंडर कर दिया, मुझे लगता है एक वो बड़ी ऐतिहासिक चूक जो है हिंदुस्तान ने करी थी। तो ऐसी इतिहास की कई गलतियां हमने करी हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इन गलतियों से आज कोई सबक ले रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। कुछ लोग कह सकते हैं कि मोदी जी ने भी झूला झुलाया शी जिनपिंग को, और क्या हमने सबक सीखा कि नहीं सीखा। तो जितना मैं समझता हूँ, मुझे लगता है ज़रूर मोदी जी ने झूला झुलाया और मोदी जी ने भी ये प्रयास किए कि चीन के साथ भारत के अच्छे संबंध हो जाए, लेकिन चीन की जैसी फितरत है, चीन हमेशा धोखा देता है, और चीन ने वो एक बार फिर किया है। पर अब मुझे लगता है कि अब भारत जो है इन चीज़ों से सबक सीख चुका, और मुझे लगता है कि मोदी की जो पॉलिसी चीन को लेकर होगी वो बिल्कुल एक अलहदा होगी, और अब जो है चीन की चुनौतियों का मुझे लगता है भारत अब मुंह तोड़ जवाब देगा। अगले कुछ साल में, अगले 1-2 सालों में चीन को लेकर, चीन के फ्रंट पर आपको बहुत बड़े परिवर्तन जो हैं देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है इस बार जिस तरह से हमने पाकिस्तान को अलग थलग करने का मुहिम छेड़ रखी है भारत ने, कुछ उस तरह से अब चीन के साथ भी होगा। तो इतिहास की गलतियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मुझे लगता है अब हमें इतिहास की गलतियों की तरफ न देखकर अब हमें भविष्य की तरफ देखना है कि हम अब भविष्य में चीन से किस तरह से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। सर, ये कहीं ना कहीं सच है क्या कि चीन जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहता था वो इन्वेस्टमेंट वो करने में पूरी तरह से मतलब सफल भी हुआ, और कहीं ना कहीं भारत सरकार की गलतियों के कारण आज हमारे कई जगहों पे चीन का पूरा होल्ड और कब्जा है? मैं आर्थिक मामलों को बहुत जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन ट्रेड डेफिसिट सिंपल से हमको समझ में आता है कि किस हद तक जो है ट्रेड डेफिसिट जो है चीन के साथ भारत का लगातार बढ़ता गया। और ये भी मैं मानता हूँ भारत की एक बड़ी चूक थी, हमने जो है चीन के सामने आर्थिक मोर्चे पर लगभग सरेंडर कर दिया। मैं कहीं पढ़ रहा था कि भारत ने किस तरह से चीन से आने वाले जो सामान थे उनको लेकर के भारत ने किस तरह से उन सामानों पर आयात शुल्क घटाया। अब आप उसमें मैं सिर्फ आपको 1-2 छोटे उदाहरण देता हूँ। सबसे बड़ा उदाहरण आप बैम्बू का लीजिए, जो बांस है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में बांस का उत्पादन होता है, भारत बांस का एक बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन बांस के आयात पर जो 30% शुल्क लगता था उसको घटाकर 10% कर दिया गया। अब आप सोचिए कि जो बांस भारत में इतनी बड़ी तादाद में होता है, जिस बांस को लेकर के भारत अपनी एक अच्छी नीति बना सकता था। भारत में बांस उतना पॉपुलर नहीं होता है, भारत का बांस जो है, नॉर्थ ईस्ट का बांस जो है, वो बम्बू जो है वो पूरे देश भर में नहीं जा पाता, लेकिन चीन के जो बैम्बू के बने आर्टिकल्स हैं, सामान है, वो पूरे देश में फैल जाते हैं। क्योंकि चीन, देखिए, चीन एक रणनीति के तहत अपना पूरा व्यापार करता है। उसकी रणनीति क्या है, वो मतलब सीधी सी बात है, हम जानते हैं आज बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ गई हैं कि जब चीनी कंपनियां किसी दूसरे देश में बिड भी करती हैं
तो वो लोएस्ट बिड करते हैं, क्योंकि उनको चीन की सरकार का समर्थन होता है। वो चीन की सरकार उनको छुप कर खुलकर नहीं, उनको छुप कर उनको पीछे से सपोर्ट कर रही होती है, उनको फाइनेंशियल और हर तरह की असिस्टेंस दे रही होती है। तो जब मान लीजिए भारत की एक कंपनी है या किसी और देश की कंपनी है जो कि कंपनी के तौर पर है और उसको किसी देश का या किसी सरकार का सपोर्ट नहीं है, जब वो एक ऐसी कंपनी के साथ बिड में आती है जिसको चीन जैसा देश जो है पीछे से छुपकर सपोर्ट कर रहा है, तो वो कंपनी कैसे ठहर पाएगी। तो ये चीज़ें हुई और उसके कारण क्या हुआ कि जो चीन की कंपनियां थी उन्होंने धीरे धीरे भारत में पांव पसारने शुरू किए। जैसे मैंने बैम्बू का बताया, इसी तरह से स्टील का ले लीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि स्टील के सामान जो है भारत बना नहीं सकता, स्टील के जो उत्पादन है, या खिलौनों को ले लीजिए या बैग्स को ले लीजिए, ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि चीन में मैंने कहा कि चीन जो है वो सब्सिडी देता है अपने यहाँ के लोगों को, छुप कर सब्सिडी देता है। और वहाँ पर दूसरी बात यह है कि चीन में कोई लेबर लॉस तरह के नहीं है। अब देखिए कि एक अगर छोटी सी चीज़ है, अगर एक बैग है वो भारत का भी व्यापारी बना रहा है या भारत का एक कामगार बना रहा है और चीन में एक कामगार बना रहा है, तो चीन में क्योंकि वहाँ कोई लेबर लॉ नहीं है, तो वहाँ पर एक लेबर को कितना कम से कम पैसा दिया जा सकता है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो लेबर जो है 8 घंटे की बजाय उससे 14 घंटे काम करवा कर आप प्रोडक्ट बनवा सकते हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन भारत में आपके पास एक नियम कायदे हैं और नियम कायदों के तहत आपको काम करना है और आपको इस नियम कायदे के तहत उसका भुगतान करना है। तो फिर क्या होगा कि और दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि चीन की सरकार का सपोर्ट, तो जो ऐसे में जो भारत में बैग बनाने वाली कंपनियां हैं वो उन चीन की बने बैग का मुकाबला कैसे कर पाएंगी। और उस पर आप आयात शुल्क कम कर दो, उस पर आप चीन से बिल्कुल आयात 0 कर दो, 10% कर दो, 2% कर दो। तो चीन का सामान तो चीन तो इसीलिए मशहूर है कि अपना सामान बनाता है, अपनी शर्तों पर बनाता है अपने, और इस हिसाब से दुनिया में डंप कर देता है। तो उस तरह से उसने भारत में भी किया। भारत में छोटी छोटी चीज़ें डंप कर दी जो भारत के कारीगर बना सकते थे, और हमने यहाँ पर भी सरेंडर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हमने नीति के तौर पर, हमने एक पॉलिसी के तौर पर गलतियाँ की। अब आज आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है आज बॉयकॉट चाइना की बात की जा रही है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट होना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत पहले हमको सोचना चाहिए था, लेकिन हमने धीरे धीरे सरेंडर किया। हमारी सरकारों ने, भारत ने भी, और चीन के ग्लोबल टाइम्स जो अखबार है, चीनी सरकारी अखबार है, जब पूरा ये विवाद चला और जब ये डिमांड हुई कि जब लोगों ने कहना शुरू किया बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, तो ग्लोबल टाइम्स ने क्या लिखा, उसने ग्लोबल टाइम्स ने भारतीयों के ऊपर तंज कसा। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि भारतीय बड़े आलसी कामचोर होते हैं और इनके बस का कुछ नहीं है, ये सिर्फ नारे लगाते हैं और इनके बस का नहीं है कि ये चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर लें। ऐसा ग्लोबल टाइम्स ने लिखा। तो हम लोग बार बार ये कहते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर इतना आत्म स्वाभिमान है कि हम अब खड़े हो सके, कम से कम अब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके खड़े हो सकें और कहें कि अब हमने जो तय किया है हम उसी हिसाब से आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो हम भारत में बनी चीज़ें खरीदेंगे। और चीनी सामान जो, मतलब ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक अलग चीज़ है, लेकिन छोटे छोटे सामान, बैग, जूता, खिलौने, कम से कम वो तो हम भारत में बना सकते हैं। वो भी हम भारत में नहीं बनाएंगे, वो भी हम चीन से अगर लेकर आएंगे तो फिर व्यापारिक मोर्चे पर भी आपको जो है इस तरह से चीन के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, जो हमने किया है। सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें तकरीबन कहा गया है कि तकरीबन पिछले 73 सालों में चीन ने भारतीय मीडिया संस्थानों पर, भारतीय राजनीतिक दलों पर एक किस्म से हाईजैक और कब्जा कर चुका है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, चीन हाईजैक और कब्ज़ा नहीं, ये तो नहीं कह सकता हाईजैक और कब्ज़ा, लेकिन मैं इसको शॉपिंग कहता हूँ। मैंने इसके ऊपर लिखा भी था कि चीन किस तरह से दुनिया भर में पत्रकारों की शॉपिंग करता है। बहुत पहले तो मैं नहीं जानता जो आप 70 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने कुछ स्टडी करी, मैंने कुछ पढ़ा, उसमें मैं ये पढ़कर हैरान रह गया कि 2016 के बाद, यानी 2016 में चीन ने अपनी एक पॉलिसी बनाई थी और शी जिनपिंग जो है उन्होंने ही उस वक्त ये पूरी इस योजना को अमली जामा पहनाया था। चीन ने 2016 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया और ये प्रोजेक्ट उन्होंने पत्रकारों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, उनको एक स्कॉलरशिप की तरह से उन्होंने एक योजना लॉन्च की। और स्कॉलरशिप में उन्होंने दुनिया के 100 पत्रकारों को हर साल अपने यहाँ बुलाना शुरू किया और उन पत्रकारों को कहा कि आप 10 महीने के लिए चीन में आइए, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे और उस स्कॉलरशिप में आपको हम चीन की चीनी भाषा पढ़ाएंगे, चीन कैसा देश है, चीन के बारे में बताएंगे, आप यहाँ पर आके आइए, आपको हम घुमाएंगे, चीन पूरा दिखाएंगे। और इसमें स्कॉलरशिप में क्या होता था, लगभग भारतीय रुपए के हिसाब से
आज क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन भारतीय रुपए के हिसाब से 50,000 रुपये उसमें स्टाइपेंड मिलता है पत्रकार को। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मुझे चीनी सरकार एक स्कॉलरशिप पे बुलाती है और मैं चीन जाता हूँ 10 महीने के लिए, तो मैं जो डीडी में काम कर रहा हूँ वो मेरी सैलरी जो है वो मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आती रहेगी। लेकिन जिन 10 महीने मैं चीन में रहूँगा उन 10 महीने चीन मुझे 50,000 रुपया महीना देगा। और इसके अलावा मुझे वहाँ पर वो रहने का, खाने का, मेरे लिए मुझे एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट दिया जाएगा रहने के लिए, या किसी 5 स्टार होटल में खाना, रहना, खाना सब फ्री। और मुझे घुमाया जाएगा, वहाँ पे चीन दिखाया जाएगा। और जब मैं वापस आऊँगा, और ये खबर पहले भी आई थी, जब भी चीन में इस तरह के पत्रकार जाते हैं तो वो उनको महंगे उनके गिफ्ट पैक जो हैं बड़े होते हैं, उसमें लैपटॉप, उसमें मोबाइल महंगे ये सब चीज़ें दिए जाते हैं। तो 10 महीने के लिए आप वहाँ पर रहोगे, उनकी खातिरदारी आप वो करोगे, वो आपको पैसा भी देगा, उसके बाद गिफ्ट देगा, आपको भेज देगा। तो इस तरह से चीन शॉपिंग करता है। तो अब आप देखिए कि जब चीन इस तरह की चीज़ें करता है तो क्यों करता है, उसके पीछे भाव क्या है? उसके पीछे भाव ये है कि जो व्यक्ति चीन से पैसा ले रहा हो, या जो पत्रकार या जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप एक बात और देखिए, पिछले कुछ सालों में आप अगर पिछले अखबार उठाकर देखेंगे, पिछले 3, 4, 5 सालों में चीन ने अपनी PR एक्सरसाइज पे बहुत खर्च किया है। चीन के, आप हिंदुस्तान के अखबारों में चीन की सरकार के 2-2, 4-4 पेज के कलर पेज विज्ञापन आप पलट कर देखिए। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ऐसे तमाम अखबार हैं जिनमें इस तरह के विज्ञापन आपको, कलर 4-4 पेज के विज्ञापन। अब ये 4 पेज के कलर विज्ञापन कुछ नहीं तो करोड़ों में जाते होंगे। ये इसमें चीन सरकार के बारे में लिखा होता था कि चीनी सरकार ने ये किया, चीन कैसे पारदर्शी तरीके से काम करता है, चीन कैसे डेमोक्रेटिक तरीके से काम करता है। अब ऐसे विज्ञापन भारत के अखबारों को 4-4 पेज के कलर विज्ञापन चीन क्यों देता है? इसके पीछे क्या भाव है? सीधा सा भाव है कि वो इन्फ्लुएंस करना चाहता है, और वो करता है इस तरह से। जहाँ से पैसा मिलता है, हम सब जानते हैं, एक अखबार, एक पत्रकार, अगर आप किसी को विज्ञापन देते हैं, किसी को स्कॉलरशिप देते हैं, किसी को कैश देते हैं, तो इसका आपकी रिपोर्टिंग पे क्या फ़र्क पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी ये तो इसमें ये जो पूरा प्रोग्राम था, मैंने बताया 100 पत्रकारों को, इसमें दुनिया भर के पत्रकारों को बुलाता है। और भारत के कई मीडिया संस्थान हैं जिनके पत्रकार ये स्कॉलरशिप, ये जो करने के लिए, ये प्रोग्राम करने के लिए चीन जा चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, चीन जो है, अब तो खबर ये भी है, अमेरिका से भी खबर आई कि अमेरिका के जो बड़े बड़े अखबार हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, ऐसे अखबारों को भी, अमेरिका के बिजनेस, बड़े बड़े जो अखबार हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, उनको भी उनके सोशल मीडिया या बाकी किसी और नाम से चीन जो है उनको भी करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग करता रहा है। तो जो फंडिंग वो करता है वो दरअसल वो शॉपिंग होती है। वो चाहता है कि, चीन चाहता है कि उसके खिलाफ नेगेटिव जो चीज़ें हैं ना आएँ, उसकी पॉजिटिव चीज़ें आती रहें। और जैसे अभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो मैं सिर्फ मुझे हमेशा ये लगता है कि एक पत्रकार जो कि चीन में जाकर उनकी मेहमान नवाजी स्वीकार करके आया हो और वहाँ से उसने पैसा कमाया हो, और जब वो वहाँ से वापस आएगा तो, और भारत जिस तरह का इस वक्त गलवान में जिस तरह की स्थिति चल रही है, ऐसे समय में ऐसा पत्रकार वो दरअसल उसकी जो निष्ठा है वो किसके प्रति होगी? वो जब रिपोर्टिंग करेगा, उसकी रिपोर्टिंग कितनी फेयर होगी? जब आप चीन से पैसा लेते हो, चीन से आप गिफ्ट लेते हो, तो फिर आप कैसी रिपोर्टिंग करोगे, कैसी पत्रकारिता करोगे? इसको लेकर सवाल उठने बड़े लाजमी हैं। ये सब चीज़ें चीन करता है, और बहुत खुलकर करता है। और ये चीज़ें अब पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, तो लोगों को ये भी समझ लेना चाहिए कि चीन को लेकर जिस तरह की रिपोर्टिंग कुछ पत्रकार करते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो सच लिखते हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं चीन का पैसा बोल रहा होता है, क्योंकि चीन भारी पैमाने पर शॉपिंग करता है पत्रकारों की और मीडिया हाउसेस की। ये हमको समझना चाहिए। सर, 2017 की अमेरिकन खुफिया एजेंसी है CIA, उसकी एक रिपोर्ट है जिसमें ये चीज़ क्लियरली कही गई है कि जो भारतीय राजनीतिक दल हैं उस पर भी कहीं ना कहीं चीन की पैठ और चीन की छाप दिखाई देती है, जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद आज तक बढ़ नहीं पाया। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो ये है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जो पैसा आखिर चीन सरकार दे रही थी, वो क्यों दे रही थी? और भारत की एक ऐसी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ करार क्यों करती है? ये सवाल तो बड़े लाजमी हैं। आज भी वो जो पैक्ट है, कांग्रेस ने जो करार किया चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, वो करार क्या है? वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? क्यों नहीं उस करार को अब तक रद्द किया गया? उस करार में क्या क्लॉजेज हैं?
ये सारी चीज़ें हैं जो अब देश को जानना ज़रूरी है। तो जिस तरह से चीन, क्योंकि अभी अभी आप देखिए चीन नेपाल को लेकर जो सारी चीज़ें आ रही हैं, चीन क्या करता है, चीन का तरीका क्या है काम करने का? तरीका यही है कि वो जाता है, किसी भी देश में जाता है, वहाँ पर वो पैसा पहले पंप करता है। अब अफ्रीकी देशों में देखिए, अफ्रीकी देशों में खबर आ रही है कि वहाँ पर जाता है और वो पैसा पहले पंप करता है, फेंकता है पैसा वहाँ के राजनेताओं को, वहाँ के जो लोग सत्ता में बैठे लोग होते हैं, अधिकारियों को, सरकारों को पहले वो लोन देता है और अलग तरह से उनकी मदद करता है, और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर अपनी पैठ बनानी शुरू करता है। अब आपने जो सवाल किया, उस सवाल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो खबरें आ रही हैं वो ये कि 2005, 6, 7 में जब कांग्रेस और यूपीए सरकार सत्ता में होती है तो राजीव गांधी फाउंडेशन को जो है चीन पैसा देता है। उसके बाद 2008 में अचानक जो है कांग्रेस और जो है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक करार हो जाता है। ये सब क्या है? और साथ साथ इन दोनों चीज़ों के साथ आप देखना शुरू कीजिए कि इन दोनों चीज़ों की, जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ वो बढ़ने लगता है। तो ये क्या है? ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं चीन अपने पैसे से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। अब जब ये पूरा विवाद हुआ तो कांग्रेस ने भी कहा कि भाई संघ से जुड़ी संस्थाएं, बीजेपी की संस्थाएं, वो भी पैसा लेती हैं। वो भी कांग्रेस में अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि किस तरह से ये संगठन से जुड़े लोग भी चीन जाते रहें। तो चीन तो जाते रहें, इसमें कोई दौरा नहीं, क्योंकि चीन स्टडी के नाम पर दुनिया भर के नेताओं को बुलाता है, जिसमें बीजेपी के भी नेता जाते रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी जाते रहे हैं। लेकिन सीधा सीधा चीन की सरकार, चीन का दूतावास किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े, किसी पॉलिटिकल पार्टी के चीफ से जुड़े निजी फाउंडेशन को पैसा देता है और उसके बाद देश में सरकार, देश की नीतियां बदलने लगती हैं। तो ये सवाल जो हैं ये बड़े चुभने वाले सवाल हैं, इनके जवाब देश को मिलने चाहिए। तो मैं ये बात साफ तौर पर कह रहा हूँ, और भारत के संदर्भ में दुनिया के और देशों में चीन क्या करता है, वो वहाँ भी इस तरह की हरकतें करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारत के संदर्भ में मुझे लगता है अब दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो कांग्रेस को ये साफ करना चाहिए कि दरअसल जो समझौता था, करार था, वो क्या था, उसको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, क्या समझौता है। और दूसरी बात यह, अब जिस तरह से चीन लगातार भारत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, कांग्रेस को कहना चाहिए, सार्वजनिक रूप से कहना चाहिए, राहुल जी, प्रियंका जी या सोनिया जी को साफ तौर पे कहना चाहिए कि कांग्रेस ये जो करार हुआ था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, उसको रद्द करती है, उसको कूड़ेदान में हम फेंक रहे हैं, क्योंकि चीन जो है वो भारत को आंखें दिखा रहा है, भारत के खिलाफ हमले कर रहा है। ऐसा करना चाहिए। ये दो चीज़ें आज की तारीख में मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियों और चीन का नेक्सस जो है वो बड़ा नेक्सस है, इसको हमें समझना होगा। सर एक सवाल है, तकरीबन 1950 से सन 2014 तक लद्दाख और पूर्वोत्तर भारत में भारतीय सेनाओं को जानबूझ करके अपना बेसिकली उनको जो आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी वो नहीं दी गई, या फिर जो लद्दाख और पूर्वोत्तर भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी वो क्यों नहीं हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि मतलब भारतीय सेना को एक हाशिए पे धकेल दिया गया? इसका मतलब मेन कारण क्या? खाली चाइना और कांग्रेस के बीच में जो एक किस्म का जो आपस में करार हुआ वो है, या कुछ अलग ही मतलब राजनीतिक रोटियां सिकती रही हमारे देश में? नहीं विनय, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जानबूझकर किया गया, क्योंकि ये आज की तारीख में ये कह देना मतलब एक पॉलिटिकल आरोप होगा ये कहना कि मैं कह दूं जानबूझकर किया गया। ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ जानबूझकर किया गया, क्योंकि मेरे पास इस बात को कहने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। मैं एक पत्रकार हूँ, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ कि बिना प्रमाण के कोई बात कह दूँ। लेकिन जो दिखता है उससे एक बात तो साफ है, वो ये है कि हमारी प्रायोरिटी नहीं थी, हमने प्राथमिकता नहीं दी, और हमारी सोच नहीं थी। हमारी जो सोच थी वो हम दूरदृष्टि वाले नेता हमारे यहाँ नहीं हुए। अगर पंडित नेहरू ये कह देते हैं कि भाई वो ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पर घास नहीं उगती है वो वहाँ पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है उसके जाने से, तो मुझे लगता है ये मंशा पे नहीं बल्कि ये आपकी समझ पर सवाल उठाता है। भारत ने जो अपने जो पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है या फिर चीन से लगती जहाँ LAC हैं, जहाँ चीन या तिब्बत से लगती सीमाएं या लद्दाख में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया तो उसके पीछे एक बड़ी सोच थी। बड़े उसके पीछे कारण ये था कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है,
हमको लगता ही नहीं कि हमको इसको मजबूत करने की ज़रूरत है, अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कहा जो हो रहा है वो चलने दे, हम आँख मूंद करके बैठे रहे। हमने कभी सोचा ही नहीं कि चीन जो है इस तरह से आक्रमणकारी हो सकता है। हमने कभी सोचा ही नहीं, हम चीन ने जो कहा कि हाँ भाई ठीक है, हम उसके भरोसे बैठ गए। तो ये जो भरोसे पे बैठना है और ये जो नज़रअंदाज करना है, ये हालांकि ये मैं ये ज़रूर कहता हूँ, ये जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। जिस तरह से हमने अपनी सीमाओं की हिफाजत करने के लिए जिस तरह की हमने लापरवाही बरती और क्रिमिनल नेग्लिजेंस है अभी। और ये पहले की बात नहीं, आप देखिए सिर्फ इसमें क्या है, इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ एक बड़ी समस्या ये रही कि कांग्रेस जो है वो लेफ्ट के जो विचारधारा के जो लोग हैं उनकी सोच पर बहुत हद तक निर्भर रही है कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस जो है वो लेफ्ट के बुद्धिजीवी, लेफ्ट के नेताओं के ऊपर वो बहुत हद तक निर्भर रही। उसके कारण कांग्रेस में ये मुश्किल हुई। कांग्रेस में देखिए हर तरह के लोग हैं, मैं मानता हूँ कांग्रेस में बहुत ऐसे लोग आज आपको दिखेंगे जो मतलब हालांकि संख्या उनकी कम हो सकती है, जो हिंदुत्व की बात करने वाले, कांग्रेस में ऐसे भी नेता थे। कांग्रेस में ऐसे भी नेता हैं जो एक्सट्रीम में जाकर मुस्लिम अपीसमेंट करने वाले नेता हैं। तो कांग्रेस में हर तरह के आपको नेता मिलते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो बौद्धिक स्तर है वो ज़्यादातर कांग्रेस के जो नेता हैं वो जो है वो लेफ्ट से प्रभावित रहते हैं। उसके कारण क्या हुआ, क्योंकि लेफ्ट जो है वो सीधा सीधा चीन का पिट्ठू है। आज भी मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई देख करके, लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव हैं, उनका मैं एक डिबेट देख रहा था, उनसे उस डिबेट में एक पैनलिस्ट ने उनसे साफ पूछा कि विवेक जी एक बात बताइए कि सीधी बात बताइए कि चीन जिस तरह से उइगर मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहा है, जिस तरह से उइगर मुसलमान जो हैं चीन उनका उत्पीड़न कर रहा है, उनकी महिलाओं का शोषण कर रहा है, उनको कुरान नहीं पढ़ने देता, उनको दाढ़ी नहीं बढ़ाने देता, उनको अपना रिलीजियस जो उनकी परंपरा है उनका पालन नहीं करने देता। तो आपको लगता नहीं कि चीन जो है मुसलमानों का धार्मिक शोषण कर रहा है? तो विवेक श्रीवास्तव जो लेफ्ट के लीडर है उन्होंने बोला नहीं, मुझे नहीं लगता। उन्होंने कहा कि क्योंकि उइगर मुसलमान और जो मुसलमान है जो चीन कर रहा है वो एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ कर रहा है। मतलब यही कम्युनिस्ट पार्टी है, यही कम्युनिस्ट लोग हैं। भारत में अगर नागरिकता संशोधन कानून आता है तो वो जिसका भारत के मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ये कानून आ गया है। भारत में बैठ के ये कम्युनिस्ट ये कहते हैं। लेकिन चीन में जो उइगर मुसलमानों का इतना उत्पीड़न कर रहा है उनको लगता है कि नहीं, चीन कोई उत्पीड़न नहीं कर रहा, क्योंकि वो लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो लोग अतिवादी हैं और वो लोग आतंकवादी हरकतें कर सकते हैं, इसलिए चीन सही कर रहा है। तो ये जो चीन के पिछलग्गू, चीन के पिट्ठू जो लेफ्ट में बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नेता उनसे प्रभावित होते रहे। सियाचिन में क्या हुआ था? सियाचिन में देखिए, सियाचिन को अभी जो रिपोर्ट आई 2010-2012 के आसपास की जो खबर आई है वो ये कि सियाचिन को सरेंडर करने की तैयारी कर ली थी। सियाचिन एक ऐसा रणनीतिक इलाका है जो जहाँ से भारत को जिस पर भारतीय सेना तैनात है और जिससे भारत को एक रणनीतिक पुश मिलता है। भारत जो है सामरिक दृष्टि से मजबूत होता है क्योंकि सियाचिन पर हम बैठे हैं। अब इसी सियाचिन से सारे भारतीय सैनिकों को निकालने की तैयारी हो गई थी। और ये तैयारी कैसे हुई थी? क्योंकि जो सोनिया जी की जो एक काउंसिल उन्होंने बना रखी थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो नहीं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स नहीं, सोनिया जी ने एक NGOs टाइप उन्होंने जो एक UPA की एक सोनिया जी ने एक अपनी पूरी चौकड़ी बना रखी थी जिसमें हर्ष मंदार और ऐसे जितने सारे लेफ्ट के लोग हैं वो सलाहकार समिति एक बना रखी थी। तो वो उसने दरअसल इस बात को जोर दिया कि सियाचिन में हम लोग बैठे हैं, क्या फ़ायदा, हम इतना पैसा वहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या फ़ायदा वहाँ पे भारतीय जो सैनिक हैं वो इतना वहाँ पर उनको जो है इतनी मुश्किल हालात में रहना पड़ता है। तो उन्होंने इस गुपचुप जो है तैयारी कर ली थी पाकिस्तान के साथ मिल करके कि हम इसको शांति का पर्वत घोषित कर देते हैं और उस पर कोई भी सैनिक नहीं रहेगा और भारतीय सैनिक वहाँ से वापस बुला लिए जाएंगे। अब ये लगभग तैयारी हो गई थी कि इस तरह का कदम उठा लिया जाए। अब आप 2010 के अखबारों में पढ़ेंगे, आपको इस तरह के बहुत आर्टिकल मिल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि भारतीय सेना ने उस वक्त फुट डाउन किया। सेना ने कहा ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, इससे हमें बहुत सामरिक नुकसान होगा और इसके लेने के देने पड़ जाएंगे। आप ये सोचिए कि आप पाकिस्तान पर ट्रस्ट कर रहे हैं, आप चीन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। आप सियाचिन छोड़ देते और ये कह देते, पाकिस्तान से करार कर लेते, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान छोड़ देता? आज सियाचिन पर पाकिस्तान बैठा हो
उसने वहाँ सैनिक भेज दिए होते। जिसने करगिल में जिस तरह से धोखेबाजी करी थी, अपने आतंकवादियों के वेश में अपने सैनिक भेज दिए थे, तो वो वही काम उस वक्त करता पाकिस्तान करता। तो इस तरह के अब ये जो पूरी थॉट थी, ये कहाँ से आई? ये थॉट को जनरेट किसने किया? कुछ वामपंथी टाइप के हर्षमंदार और ऐसे कुछ लोग जो सोनिया गांधी की सलाहकार समिति में उनके साथ बैठते थे, उन्होंने सोनिया जी को पंप करना शुरू किया कि नहीं देखिए जी, ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसको शांति का पर्वत हम घोषित कर देते हैं और यहाँ से और उन्होंने इन्फ्लुएंस कर लिया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि मुझे लगता है कि जो नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और साथ साथ हमारी जो सोच है कि देश को मजबूत बनाना पड़ेगा। हम शांति की बात करते रहे। नेहरू जी तो उस वक्त आप इतिहास पढ़ेंगे आज़ादी के बाद, नेहरू जी तो ये चाहते थे कि भारत में सेना ही ना हो। उन्होंने तो इस तरह की कॉन्सेप्ट की कल्पना की थी कि भाई भारत में सेना की कोई ज़रूरत नहीं, हम ना किसी पर युद्ध कर रहे हैं, ना हमें कोई ज़रूरत है। वो तो सरदार पटेल थे जिन्होंने कहा नहीं, बिना सेना के कोई देश होता है क्या? तो सरदार पटेल ने भी उस वक्त फुट डाउन किया और उसके कारण भारत को इतनी आज बलशाली सेना मिली। आप सोचिए, बिना सेना के होते तो पाकिस्तान और चीन आज हमको नक्शे से मिटा चुके होते। तो इस तरह की जो सोच थी, ये सोच क्या थी? ये सोच ये थी कि नहीं जी, हम तो किसी पर हमला करते नहीं हैं, हम तो बड़े शांति प्रिय लोग हैं और हमें किसी की सेना की ज़रूरत नहीं है, हमारा किसी से भला क्या टकराव होगा। तो ये जो सोच है ना, ये अपने आप में सोच बड़ी विचित्र सी सोच है और बड़ी ही मतलब मैं कहूँगा घातक सोच है। तो ये सोच जो है, इसके कारण हमें ऐसा हुआ कि हमने अब तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नहीं डेवलप किया। चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात कीजिए, चाहे लद्दाख की बात कीजिए, चाहे आप बाकी तमाम इलाकों की बात करें। लेकिन अब जो है भारत जिस तरह से अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, चीन की पीड़ा हुई है, चीन का दर्द हुई है, चीन को तकलीफ इसी बात की हुई है। मेरा ये कहना था सर कि तकरीबन 2014 से 2020 में प्रधानमंत्री मोदी की और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, इनकी 8 मुलाकातें हुई। प्रधानमंत्री मोदी भी वही सब लेकर के चले जो पिछली कांग्रेस की और जो भी सरकारें रही हैं कि मतलब चीन के साथ दोस्ती करनी है और अपना चीन के साथ अपना क्या कहते हैं शांति, पीस, वार्ता, ये सब चीज़ें। उसको बेसिकली चने के जहाड़ पे चीन का काम होता है कि पहले दोस्ती और उसके ऊपर चने के झाड़ पे चढ़ाना और फिर इंसान को नीचे से धड़ाम से गिरना। तो क्या मतलब भारतीय जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें वामपंथ इतना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हावी है कि जो भारत की जो कैबिनेट है उसको भी वो प्रभावित कर देता है, या यूं कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए कि चीन उन्हें फिर से धोखा देगा? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो ब्यूरोक्रेसी की बात मैं करता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि ब्यूरोक्रेसी जो है सरकार के फैसलों को बहुत हद तक प्रभावित करती है। और भारत की ब्यूरोक्रेसी को लेकर कम से कम मैं ये मानता हूँ कि भारत में जो आधी समस्याएं हैं वो भारत की ब्यूरोक्रेसी के कारण है। भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने हिसाब से चलने वाली ब्यूरोक्रेसी है और उसमें एक मेजर बदलाव की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी की बात है, चाहे वो IAS अधिकारी हों या IFS अधिकारी हों, क्योंकि ये दरअसल किसी भी सरकार के नाक कान होते हैं। अगर हमने सवाल ये है कि हमने अगर बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया तो इसके पीछे बहुत हद तक ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने भी ये कहा होगा कि नहीं सर, वहाँ क्या ज़रूरत है, वहाँ सरकार सड़क बनाने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह से चीज़ें। अगर ब्यूरोक्रेसी में जो उस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी थे या जो उस वक्त रक्षा सचिव थे, उन्होंने, सवाल है कि प्रधानमंत्री ने जो सोचा हो, लेकिन क्या उस वक्त के रक्षा सचिव ने क्या रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को कन्विंस करने की कोशिश की कि सर मैडम ये हमें सड़क बनानी बड़ी ज़रूरी है? लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी ने भी नहीं की होगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से चलती है, वो सिर्फ राज करना जानती है, उसको देश को मजबूत बनाना है, उसका मुझे तो कभी ऐसा भाव लगता नहीं। तो इसमें कोई दो राय नहीं, ब्यूरोक्रेसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ब्यूरोक्रेसी की बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारा खामियाजा जो है वो सरकारों को भुगतना पड़ता है और सरकारें ब्यूरोक्रेसी की गुलाम जो बन के रहती हैं तो उसका और बड़ा खामियाजा होता है। अब आते हैं मोदी जी के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। देखिए, कोई भी सरकार होती है उसकी पहली कोशिश ये होती है और होनी भी चाहिए कि अपने पड़ोसियों से या किसी भी देश के साथ हम रिश्ते अपने बना कर रखें। मोदी जी ने भी वही कोशिश की। उन्होंने इतनी बार बार मुलाकात की चीन के साथ, क्योंकि उनको पता था कि चीन एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के अच्छे संबंध बनाने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि भारत की जो
सीमाएं हैं इस वक्त तिब्बत को हम अब, क्योंकि तिब्बत पे चीन का ही कब्ज़ा है, तो भारत की जो सीमाएं हैं, भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो चीन के साथ रखती है। तो इस हिसाब से उन्होंने सोचा कि चीन के साथ शांति रहे, मित्रता रहे, तो उसमें मुझे लगता है कुछ गलत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात ये आती है कि आप धोखा कितनी बार खाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आप किसी भी से धोखा कितनी बार खाते हैं, भरोसा आप कितनी बार करते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम अब दो चीज़ें मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के संदर्भ में भी आप ले लीजिए। अल्टीमेटली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ लेनी थी तो उन्होंने भारत के तमाम पड़ोसी देशों को न्योता दिया, पाकिस्तान को भी दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भाई यहाँ पर आए और उनको अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। और आपको ये भी याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अफ़गानिस्तान के दौरे पर गए थे तो अचानक वहाँ से वो पाकिस्तान चले गए थे, बिना बुलाए चले गए थे। दरअसल जहाँ तक मैं मोदी जी को समझता हूँ, उनकी रणनीति को समझता हूँ, उन्होंने दुनिया को, वो उनको पता था कि पाकिस्तान एक प्रॉब्लमेटिक स्टेट है और पाकिस्तान जो है एक नहीं सुधरने वाले एक देश है, लेकिन उन्होंने दुनिया को ये दिखाना था। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि दुनिया को ये लगे कि भाई भारत तो आक्रामक ही है, नरेंद्र मोदी तो आक्रामक ही है, नरेंद्र मोदी तो शांति की बात ही नहीं करते। तो उन्होंने एक मौका पाकिस्तान को दिया और उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांघ करके पाकिस्तान के पास चले गए। उन्होंने तमाम सीमाओं को तोड़ करके एक बहुत जोखिम भरा काम किया, जिसको लेकर आज भी लोग उनको, उनके विरोधी जो हैं, कहते हैं कि वो बिरयानी खाने चले गए थे। आज भी वो सुनते हैं, नरेंद्र मोदी को सुनना पड़ता है। तो पर उन्होंने उस वक्त एक बहुत जोखिम भरा कदम उठाया और वो उनका पहला और आखिरी कदम था। देखिए, अगर वो उस कदम के बाद दोबारा इस तरह की कदम उठाते तो मैं मानता कि वो लगातार गलतियाँ कर रहे हैं और धोखा खाने के बाद भी वो, दरअसल उनकी फितरत है धोखा खाने की, लेकिन नरेंद्र मोदी की फितरत धोखा खाने की नहीं है। उन्होंने एक मौका देना था दुनिया को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान को एक मौका दिया, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने सुधरा नहीं, पाकिस्तान ने जब आतंकवादी हमला दोबारा किया तो बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? बदले में पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक मिली, बदले में पाकिस्तान को बालाकोट मिला, बदले में पाकिस्तान को कश्मीर में जो हमने कदम उठाया 370 हटाने, बदले में पाकिस्तान को वो मिला। बदले में पाकिस्तान को ये मिला कि भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध धीरे धीरे लगभग ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान को हम नज़रअंदाज करके चलते हैं। हमारे लिए अब भारत ये दिखाता है कि पाकिस्तान कुछ है ही नहीं, हमें कुछ से बात भी नहीं करनी, ना हमें इससे ट्रेड बढ़ाना है, ना हमें इससे कुछ करना है। धीरे धीरे पाकिस्तान के साथ सारे संबंधों को अब कम किया जा रहा है। यहाँ तक कि दूतावास में भी कर्मचारियों की संख्या आधी कर दी गई है। तो ये एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि एक मौका दो सामने वालों को, और उसके बाद नहीं सुधरता तो उसको तब तक मारो जब तक वो सुधरता नहीं है। ये उनकी नीति है। और सेम चीज़ अब मैं देखता हूँ कि चाइना को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसी नीति पर हैं। आप इस बात को लिख लीजिए, अगले 1-1.5 साल में आपको ये कंटिन्यूस नीति दिखाई देगी। चाइना से उन्होंने हर संभव कोशिश की कि चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे हो जाएं, झूला भी झुलवाया, 7-8 बार मुलाकात भी करी, प्यार की बड़ी पींगे बढ़ाई। लेकिन अब 2014 के बाद से डोकलाम में हमने देखा था, डोकलाम में उस वक्त विवाद हुआ, लेकिन डोकलाम में चीन की सेनाएं पीछे हटी। लेकिन इस बार चीन ने भारत के साथ बड़ी धोखेबाजी की, और धोखेबाजी करते ही क्या परिणाम हम देख रहे हैं। हम अब देखिए एक एक करके सारे कदम उठाए जा रहे हैं। पहला कदम क्या उठाया हमने चीन के साथ जो है अपने व्यापारिक संबंधों को वो करना शुरू कर दिया। चीन के 59 ऐप हमने बंद कर दिए। गलवान में जो कुछ हुआ हमने देखा। हमने अब जो है हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह लद्दाख आज गए हैं। साथ साथ वो लगातार चीन को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अगर लड़ना चाहते हो, आप युद्ध करना चाहते हो, तो हम भी युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, चीन को हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हमको यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग कहते हैं कि चीन ने हमें घेर लिया, चीन ने ये किया वो किया। लेकिन आप एक चीज़ और नोट कीजिए, मोदी की जो पॉलिसी है उसमें आप एक चीज़ और नोट कीजिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से लगातार मुलाकातें कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने चीन को बिल्कुल खुला रास्ता दे दिया। उन्होंने चीन के ऊपर आंख ना लगा के रखी है। उनकी निगाहें चीन पर थी, और वो चीन जब कोई बदमाशी करेगा तो उससे कैसे निपटना है, मोदी उसकी भी तैयारी कर रहे थे। उसकी तैयारी कैसे कर रहे थे, चाहे जापान के साथ, या हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हम अपने कूटनीतिक संबंध बढ़ा रहे थे, मंगोलिया, यानी कि जो चीन के ऐसे देश, तमाम जो देश जिनके साथ चीन की
विवाद हैं उन देशों के साथ भारत अपने संबंध मजबूत कर रहा था। और उसका परिणाम आज क्या हुआ, आज आप देखिए, आज परिणाम ये हुआ कि आज जब चीन भारत को पाकिस्तान और नेपाल के जरिए घेरने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें हम ये खबर भूल जाते हैं, ये खबर हम देखते नहीं, जिसको हमें देखना चाहिए कि दूसरी तरफ खबर ये आती है कि जापान ने चीन की सीमा पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं। हम ये खबर नज़रअंदाज कर जाते हैं कि अमेरिका ने अपने जो जंगी बेड़े हैं वो चीन की तरफ मोड़ दिए हैं। हम ये नज़रअंदाज कर जाते हैं कि मंगोलिया, वियतनाम जो हैं, और साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया, वो लगातार चीन को समुद्र में, सागर में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या थी? ये सब चीज़ें वो थी जिसके ऊपर 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे थे। तो वो झूला जरूर झुला रहे थे शी जिनपिंग को, लेकिन वो उन्होंने इस बात के भी इंतज़ाम करके रखे कि अगर ये झूला झुलाने में ये अगर गड़बड़ करेगा शी जिनपिंग, तो उसको झूला झुलाने के साथ साथ उसको जो है समुद्र में भी उसकी जो है उसकी सांसें कैसे अटकाई जा सकती हैं उसका भी प्रबंध किया जाए। और वो उन्होंने किया। तो अब एक धोखा उन्होंने खाया, गलवान में हमने धोखा खाया, पर अब देखिए अब चीन की घेराबंदी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। और मुझे लगता है कि मोदी जिस तरह से पाकिस्तान के साथ भारत लगातार हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेर रहा है, कुछ ऐसा ही अब हम चीन के साथ भी देखेंगे। क्योंकि अब मोदी एक बार ज़रूर किसी से धोखा खा सकते हैं, क्योंकि एक बार तो आप किसी का ट्रस्ट तोड़ सकते हैं, लेकिन मोदी ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो लगातार या दूसरी बार धोखा खाएं। दूसरा अब जो मौका है, अब वो चीन को बड़ा भारी पड़ेगा। और चीन जो है, चीन को अब कहीं ना कहीं करेक्टिव मेजर लेने पड़ेंगे, नहीं तो चीन को ये दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी। कम से कम जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं, तब तक चीन के साथ अब भारत के या तो तब तक संबंध सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि चीन अपनी ये जो नीतियां हैं भारत के प्रति बदल नहीं देता। इस बात को आप नोट करके रखिए। सर, मेरा सवाल है कि जब चीन भारत के कश्मीर के प्रति अपना स्टेपल वीज़ा पॉलिसी को इस्तेमाल करता है और चीन हमेशा भारत के विरोध में खड़ा होकर के और पाकिस्तान का समर्थन करता है, और चीन कहीं ना कहीं कश्मीर को ये कहता है कि या तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है या इसके ऊपर, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली उसका यही समर्थन रहता है, तो क्यों नहीं भारत सरकार चीन के अंदर उठ रहे आज़ादी के जो विद्रोह हैं, चीन में तकरीबन अपना हांगकांग, मंचूरिया, ताइवान, तिब्बत और शिनजियांग, जहाँ पर विशेष करके उइगर मुसलमानों का चल रहा है, ये तकरीबन 5 स्टेट हैं जो अपने आप को चीन से मुक्त कराना चाहती हैं, आज़ाद कराना चाहती हैं। तो भारत सरकार यहाँ के नागरिकों को क्यों नहीं, भारतीय दूतावास जो चीन में है, इनको स्टेपल वीज़ा इशू करता, या फिर भारत सरकार इन्हें एक, ताइवान तो खैर अपने आप में एक अलग राष्ट्र है ही है, तो ताइवान और इन सभी की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो इंटरनल गवर्नमेंट्स हैं, उनको भारत सरकार क्यों नहीं एक मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री की जो गवर्नमेंट की तरह उन्हें वैलिडेट करता, उनको रिकॉग्नाइज करता, और नई दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी में अपना ताइवान की, तिब्बत की, मंचूरिया की, हांगकांग और शिनजियांग की अलग अलग एम्बेसीज क्यों नहीं खोलने का मतलब समर्थन करता, और उनको क्यों नहीं अधिकार देता इन लोगों की जो इंटरनल गवर्नमेंट्स हैं कि वो नई दिल्ली में आए और यहाँ पे अपना एक एम्बेसी खोले। भारत क्यों नहीं, जब चीन हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे सकता है, तो हम क्यों नहीं अपना क्या कहते हैं इस तरह की जो वहाँ पे जो डेमोक्रेसी की जो डिमांड हो रही है उसको भारत क्यों नहीं समर्थन करता? सर देखिए, पहली बात तो ये कि भारत चीन नहीं हो सकता, इस बात को हम मान के चलें। हम चीन नहीं हो सकते, हम पाकिस्तान नहीं हो सकते। हम कहें कि पाकिस्तान ऐसा करता है, हम क्यों नहीं करते, चीन ऐसा करता है हम, तो पहली बात तो भारत चीन और पाकिस्तान नहीं हो सकता। भारत की विश्व में एक अलग जो है भारत की छवि भी है, भारत को विश्व में एक अलग तरह के सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भारत की नीति नहीं है कि वो किसी भी देश के इंटरनल मामलों में उस तरह से दखल दे, लेकिन सवाल ये है कि आपका रिस्पांस क्या है, वो देखने वाली बात है। अब इसमें फिर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये इन चीज़ों को लेकर अब तक तो भारत में कभी कुछ होता नहीं था, लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो बदलाव भी हैं, धीरे धीरे वो बदलाव दिखने लगे हैं। जैसे अभी कल की बात है कि पहली बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हांगकांग का मुद्दा उठाया। इससे पहले 1 साल से हांगकांग में लगभग संघर्ष चल रहा था। 1 साल से वहाँ लोकतंत्र समर्थक सड़कों पर हैं, लेकिन भारत की ओर से हांगकांग पे आज तक आधिकारिक रूप से कभी कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन अब भारत ने पहली बार हांगकांग का मुद्दा
यूएन में उठाया। इसका क्या मायने है? इसका मायने है कि हम भी अब चीन को जहां पिंच करेगा वहां पर हम हिट करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए जो पाकिस्तान के संदर्भ में अगर मैं कहूँ, उसी तरह से आप देखिए क्या हुआ था कि जो नागरिकता संशोधन कानून आया उसके पीछे एक मैसेज क्या था? उसके पीछे एक मैसेज दुनिया को ये था कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए हम पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को हम अपनी नागरिकता देने के लिए तैयार हैं। तो वो भी एक तरह के इंटरनेशनल मोर्चे पर बात। तो भारत का अलग हिसाब, भारत अलग तरह से रिएक्ट करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम चीन की तरह से रिएक्ट करें, पाकिस्तान की तरह से रिएक्ट करें। हमारा रिएक्ट करने का तरीका एक जिम्मेदारी भरा होगा। हम स्टेपल वीज़ा देना शुरू कर दें तो उससे क्या हो जाएगा? उससे चीन को लगेगा कि भारत ये क्या कर रहा है। उससे नहीं, बल्कि यूएन में हम तमाम देशों के साथ मिलकर के आवाज़ उठाएं। आज अगर हांगकांग का इशू खड़ा हो गया है और हांगकांग को लेकर पूरी दुनिया चीन को घेर रही है, तो भारत भी उसमें खड़ा हो जाए साथ में। ये चीज़ हमको करनी पड़ेगी। आप ये देखिए कि क्या वजह है, अगर हम चीन जैसे देश, हम पाकिस्तान जैसे देश बनते हैं, आज भारत को यूएन में जो अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत चुनाव जो है जीता। अब पाकिस्तान के मंत्री वहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वहाँ पे बोल रहे हैं कि जी 140-50 वोट तो मिल जाते हैं, लेकिन भारत को 184 वोट कैसे मिल गए? तो इसलिए क्योंकि भारत की पूरी दुनिया में एक प्रतिष्ठा है कि भारत जो है एक जिम्मेदार राष्ट्र है। तो हम एक जिम्मेदार राष्ट्र की छवि सिर्फ ये कि पाकिस्तान के या चीन के साथ हमारा संघर्ष है, उस संघर्ष में हम उसको पिंच करने के लिए एक जिम्मेदार राष्ट्र की तरह व्यवहार न करें, तो मुझे लगता है वो गलत होगा। भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है, उस तरह से व्यवहार कर रहा है, लेकिन जब दुनिया आवाज़ जहाँ उठाए वहाँ हम भी आवाज़ बन जाएं, जैसे हांगकांग में हुआ। उस तरह की कोशिश भारत को करनी चाहिए और भारत अब कर रहा है। ताइवान को भी हम मान रहे हैं कि ताइवान को भी हम एक तरह से मान रहे हैं कि वो एक अलग देश के रूप में है और हम उसको उसी तरह से हम उससे ट्रीट कर रहे हैं। और इसी तरह से हांगकांग की समस्या पर भी हम ट्रीट कर रहे हैं। बाकी समस्याएं भी, अगर ये मामला बढ़ता है तो मुझे लगता है इस मोर्चे पर जिन मंचूरियन या बाकी जिन तमाम जगहों की आपने बात की, उसको लेकर भारत धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड करेगा। उसका हमें इंतज़ार थोड़ा करना पड़ेगा। सर, अगर भारत चीन युद्ध होता है तो चीन भारत को घेरने के लिए 3+1 की एक जो रणनीति है उसका इस्तेमाल करेगा। 3+1 मतलब कि 3 मोर्चे और एक एक्स्ट्रा मोर्चा। 3 मोर्चों में एक तो पूर्वोत्तर भारत में चीन खुद अपने आप से हमारे से युद्ध करेगा, उत्तर पश्चिम में वो पाकिस्तान का मोर्चा खुलवाने की पूरी कोशिश करेगा, दक्षिण भारत में हमारे ऊपर चीन जो हम्बनटोटा में एक नेवल बेस चीन के पास जो है वहां से भी अटैक करने की कोशिश करेगा। पर क्या आपको लगता है जो चौथा मोर्चा है, क्या हम वहां पे भारतीय सेना बंदूक तान पाएगी? चौथा मोर्चा मैं उन भारतीयों की बात कर रहा हूं जो चीन और पाकिस्तान के हाथों बिक चुके हैं, जो बेसिकली जिनकी निष्ठा, वफादारी चीन और पाकिस्तान के प्रति है, ना कि भारत के संविधान के प्रति, भारत की सेना के प्रति, भारत की सरकार के प्रति, भारत के प्रति जिनकी मतलब वफादारी नहीं है, निष्ठा नहीं है। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या, क्योंकि 3 मोर्चों पे तो कंफर्म है कि भारतीय सेना 4 दिन, 6 दिन, हद से हद 15 दिन के अंदर युद्ध जीत लेगी। पर ये जो चौथा मोर्चा है जिसके लिए तकरीबन 73 सालों से चीन ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या भारतीय सेना इन लोगों को चुन करके गोली मार पाएगी? देखिए, अपने ये लोग उत्पाद तो जरूर करेंगे और जबरदस्त तरीके से उत्पाद करेंगे। देखिए, अपने नागरिकों को गोली मारना तो नहीं, गलत है। मैं फिर कह रहा हूँ कि भारत और चीन में फ़र्क है। चीन अपने नागरिकों पर टैंक चढ़ा देता है। तिनानमेन स्क्वायर में उसने टैंक चढ़ा दिया था। तो भारत तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि भारत कोई ऑटोक्रेट या कोई तानाशाही वाला देश तो है नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जो आपने युद्ध की जहाँ तक बात करी, देखिए, पहली बात मेरा मानना साफ तौर पर है कि चीन युद्ध करेगा नहीं। मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, चीन युद्ध करेगा नहीं। चीन की आज की तारीख में ऐसी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि वो युद्ध कर सके, क्योंकि भारत ने भी चीन को बहुत अच्छी तरह से घेर रखा है। लोगों को लगता है कि 2 साइड जंग छेड़ देगा, 2.5 साइज जंग छेड़ देगा, और लोगों को लगता है कुछ और कर देगा। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन चीन युद्ध नहीं करेगा, पहली बात। और अगर एक बात और मैं बता दूँ, अगर ये युद्ध होना होगा, अगर ऐसी कोई नौबत आ भी जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ चीन के पास अब सिर्फ एक विंडो बचती है, और वो है जुलाई का महीना। ये जुलाई का महीना जब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद चीन की युद्ध करने की हैसियत ही नहीं रहेगी। उसके 2-3 कारण हैं। 2 कारण सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि जुलाई में भारत के पास रफाल आ रहा है। रफाल की अपनी एक अलग ताकत है।
और चीन क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर है, जब भारत और चीन की हम बात करते हैं तो उस हाई एल्टीट्यूड पर होने के कारण जो है भारत के विमानों की जो मारक क्षमता होगी वो चीन के विमानों की नहीं होगी। एक तो बड़ी बात यह है, तो इसलिए एक तो रफाल भारत के पास आ जाएगा और दूसरा यह है कि अगस्त से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य के तौर पर वहाँ बैठने लगेगा। तो ये दो चीज़ें जब हो जाएंगी तो उसके बाद चीन कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि हम भी वहाँ बैठे हैं जहाँ चीन बैठा है। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठ करके आप कुछ भी कर लेते हैं, वो अब उसके बराबर में अगर भारत भी बैठा तो फिर चीन ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। तो अगर आपके पास सिर्फ एक विंडो है जुलाई, अगर होगा तो इसमें होगा, नहीं तो नहीं होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जुलाई में भी नहीं होगा। जितना मैंने स्टडी किया, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं चीन को समझ रहा हूँ, वो सिर्फ धमकाने का काम करेगा, वो नहीं करेगा। गलवान में भारतीय सैनिकों ने जो चीनियों का हश्र किया, जिस तरह से उनकी गर्दन तोड़ तोड़ के मारा, उसके बाद चीन की ऐसी औकात नहीं है कि वो भारत पर हमला कर सके। लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा कि अगर ऐसा युद्ध होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं, चीन के समर्थन में पाकिस्तान पहले ही है। नेपाल भी इस वक्त कुछ इस तरह कर रहा है। हालांकि नेपाल में जो चीन के लेकर के नेपाल के प्रधानमंत्री ओली साहब जिस तरह से चीन की कठपुतली बने हुए थे, अब उनकी खुद की कुर्सी हिलने लगी है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नेपाल में भारत के लिए बहुत सदा सहता है। जो आम नेपाली है वो भारत को लेकर बहुत अच्छा सोचता है, और सिर्फ आम नेपाली नहीं, मैं ये भी कह दूं कि आम चीनी भी भारत को लेकर बहुत अच्छा सोचता है। क्योंकि मैं चीन भी गया हूँ, मैंने चीन में लोगों को देखा कि आम चीनी भारत को लेकर उसके मन में बहुत अच्छी वो भारत को एक मित्र देश के रूप में देखता है, एक अच्छे दोस्त के रूप में देखता है। लेकिन वहाँ की सरकार जो है वो निकम्मी है, वहाँ की सरकार जो है विस्तारवादी है, वहाँ की सरकार जो कम्युनिस्ट सरकार है वो एक चोर उचक्की सरकार है, इसलिए इस तरह की नौबत आ रही है। बहरहाल तो ये जो ढाई साइड आप कह रहे हैं कि ढाई साइड से युद्ध होगा, ये तो हमारे हमारे पूर्व जो रक्षा प्रमुख हैं वो कह चुके हैं। सैन्य प्रमुख जनरल बिपिन रावत जब आर्मी चीफ थे तब उन्होंने कहा था कि भारत दो तरफा युद्ध के लिए नहीं, ढाई तरफा युद्ध के लिए तैयार है। तो उनका जो इशारा ढाई तरफा था वो ये था कि भारत के अंदर जो दुश्मन बैठे हैं उनका। देखिए, जो अंदर जो दुश्मन बैठे हैं ना, एक तो ये है कि मुझे लगता है कि देश में जो आम आदमी है वो इनकी हरकतों से इनको समझने लगा है। मुझे लगता है इनको सेना या पुलिस से नहीं ज़रूरत है, पब्लिक ही इनको मारेगी। एक नौबत ऐसी आ जाएगी, अगर मान लीजिए युद्ध की नौबत आ गई और ये लोग उसके बाद चीन की तरफ बोलते हुए दिखेंगे, तो मुझे लगता है सड़कों पर लोग इनको चप्पलों से मारेंगे और आप और मेरे जैसे लोग मारेंगे। मतलब कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे, बहुत सारे पत्रकार थे जैसे मैंने कहा चीन के पक्ष में बोलने वाले, बहुत सारे राजनेता हैं। आप देखिए कि जब देश में कभी चुनाव होता है या देश में कोई खबर होती है या सोशल मीडिया पे देखिए, इन पत्रकारों की, इन बुद्धिजीवियों की, इन नेताओं की हैसियत क्या रह गई है? दो कौड़ी की हैसियत है। कोई चुनाव नहीं जीत पाते ये लोग, पब्लिक इनका भूसा बना देती है। तो अल्टीमेटली मेरा मानना है ये जो भारत के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं ना, ये कोशिश ज़रूर करेंगे, उछलेंगे कूदेंगे, लेकिन जब ये उछलेंगे कूदेंगे और जब ये एक सीमा क्रॉस करेंगे, युद्ध जैसी स्थिति में भी यही करेंगे, तो फिर आप देखेंगे सड़क पर पब्लिक इनको जूतों से मार रही है। सेना को या पुलिस को इनसे निपटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, मेरा आखिरी सवाल, भारत सरकार और भारत की जांच एजेंसियां ये क्यों नहीं देख पा रही कि दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच में जो सीए विरोधी प्रदर्शन हुए भारत में और जो दिल्ली में दंगे हुए, उसमें चीन का हाथ था वाया पाकिस्तान होते हुए। इसके साथ साथ एसडीपीआई और पीएफआई जैसी संस्थाओं के रास्ते कुछ राजनीतिक दलों ने मिलकर के ये दंगे करवाए। तो भारत सरकार सीधा गला क्यों नहीं पकड़ती इनके बाप का, चीन का? इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन की जो तमाम स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी में एक ये भी स्ट्रैटेजी होती है कि किसी भी देश में, हाँ इसमें बताना हाँ बिल्कुल, कि जो एसडीपीआई और पीएफआई जो संस्थाएं हैं हमारे केरल में जी, इनकी तकरीबन जो फंडिंग होती है वो तकरीबन 70% पाकिस्तान और चाइना के रास्ते आती है। विशेष करके जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास अपने को खाने को दाने नहीं है तो वो भारत की इन संस्थाओं को कहाँ से फंडिंग करेगा? चाइना जो है वो पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पैसा भेजता है। और जो दिल्ली के दंगों में हुआ है, जांच एजेंसियां ये तो कहती हैं कि इसमें पीएफआई का पैसा आया, पर जांच एजेंसियां ये खुल के, विशेष करके ईडी के पास कहीं ना कहीं इसके पुख्ता सबूत भी माना जाता है कि हैं कि पैसा मनी लॉन्ड्रिंग जो पाकिस्तान के रास्ते और चाइना के रास्ते इसके इनके पास है। पर क्यों नहीं सीधा इनका कमर तोड़ी जाती? क्यों इन संस्थाओं को अभी भी खुला छोड़ा गया है?
देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो आप कह रहे हैं ये बहुत गंभीर विषय है और चिंता का विषय है, लेकिन मुझे नहीं मालूम जांच एजेंसियों के पास, क्योंकि मैं खुद हैरान हूँ इस बात को लेकर कि पीएफआई को फंडिंग को लेकर लगातार सारी चीज़ें आ रही हैं, पब्लिक डोमेन में आ रही है, लेकिन मैं खुद हैरान हूँ कि पीएफआई को अभी तक प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया। तो हो सकता है, बहुत संभावना इस बात की हो कि पीएफआई को लेकर के अभी उतने सबूत पुख्ता नहीं मिल पाए हों, क्योंकि जब आप प्रतिबंध लगाते हैं, मान लीजिए केंद्र सरकार आज प्रतिबंध लगा दे पीएफआई पर, उसके बाद होगा क्या? पीएफआई कोर्ट में जाएगा, तो ये मामला अदालत में जाएगा। अदालत में सरकार को वो पुख्ता प्रमाण रखने पड़ेंगे। अगर वो सरकार पुख्ता प्रमाण नहीं रख पाती है तो वो बैन हटा दिया जाएगा। मुझे लगता है कि अगर पुख्ता प्रमाण इतने होते तो अब तक बैन लगा दिया जाता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को लगता है, क्योंकि देखिए, एक बार आप बैन लगा दें और कोर्ट में जाकर वो बैन हट जाए तो उससे बड़ा तमाचा, उससे बड़ी आपकी मतलब आपके लिए बेइज्जती से बड़ी, मतलब उससे बड़ा सदमा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि वो सदमा ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ बैन लगाएगी जब लगाएगी। और मुझे लगता है उसमें उतने ठोस प्रमाण शायद अब तक नहीं मिले हैं। कुछ लिंक्स मिले होंगे, लेकिन भारत में मनी ट्रायल को पकड़ना, मनी ट्रेल जो होती है उसको पकड़ना बहुत आसान नहीं होता। और भारत में क्योंकि दुनिया में आज भी हम बहुत सारे चीज़ें हमें पता होती है कि हाँ यहाँ पैसा आया, लेकिन मनी ट्रेल को पकड़ना जो है सबसे मुश्किल काम होता है। तो मुझे लगता है कि अभी पीएफआई को लेकर पूरी जाँच चल रही है और बाकी संस्थाओं की भी जाँच चल रही है। लेकिन इसमें जैसे आपने कहा, उसमें एक पॉइंट सिर्फ महत्वपूर्ण बात ये जोड़ दूँ कि चीन इसके पीछे हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर नहीं होगा तो अगर अब भारत में कुछ भी इस तरह के इंटरनल कुछ चीज़ होती है तो चीन उसमें कुछ ना कुछ कोशिश करने की कोशिश करेगा। उसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है हमें अमेरिका से मिलता है। अभी अमेरिका में देखिए, जब अभी ये ब्लैक लाइफ मैटर का जब पूरा मामला चला और वहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हुए अमेरिका में, उसमें कई वीडियोस मैंने ऐसे देखे जहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं वो मैंडेरियन भाषा बोल रहे थे। और जब व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन एक हो रहा था, उस प्रदर्शन में एक आदमी, जैसी पुलिस और वो सब आते हैं तो वो एक मैंडेरियन में बोलता है, भागो भागो निकलो यहाँ से। वो एक पूरा वीडियो मैंने देखा था। तो इसका मतलब अगर मैंडेरियन भाषा, व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारी मैंडेरियन भाषा बोल रहे हैं, चीनी भाषा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें चीनी लोग भी शामिल थे या चीन के इशारे पर भी कुछ हो रहा था। तो चीन इस तरह से, कहते हैं ना फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, तो चीन इस तरह की चीज़ें करता है। और इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं कि चीन ने पाकिस्तान के माध्यम से इस तरह की चीज़ की हो। जो आप कह रहे हैं उस बात की पूरी संभावना है, लेकिन उस संभावना होने के बावजूद भारतीय जांच एजेंसियों के पास इस बारे में क्या सबूत या क्या पुख्ता जानकारी है वो मैं नहीं जानता। और वही सबसे बड़ा पेच है। अगर भारत के पास इस बारे में पुख्ता जानकारी है और अगर जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत हैं तो इसमें कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, न सिर्फ भारत के हिसाब से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसको उठाना चाहिए भारत को। अगर आपके पास पुख्ता इस तरह की जानकारी, सबूत हैं तो। नहीं है तो मुझे लगता है शायद अभी सबूत जुटाने का काम होगा। लेकिन मैं इस बात को लेकर मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि पीएफआई और इन सब संस्थाओं का जो हाथ था उसको लेकर के कुछ ना कुछ जो है आपको कदम उठाना पड़ेगा और जांच एजेंसियों को जल्दी इस पर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दंगा दिल्ली में हुआ था। ऐसा नहीं हो सकता कि आगे ये लोग कोशिश ना करें, आगे भी ज़रूर कोशिश करेंगे। सर, मैं आखिर में यहीं पे समाप्त करने से पहले एक छोटी सी आपसे निवेदन करूंगा कि भारत सरकार को क्या ऐसे विशेष कदम उठाने चाहिए चीन का पक्का हल करने। देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं मानता हूँ भारत सरकार जो करे, लेकिन उससे पहले हम भारतीयों को करना पड़ेगा। हमारी भी अपनी जिम्मेदारी, और हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है कि हम चीनी सामान का जहाँ तक हो सके बहिष्कार करें। क्योंकि कोई भी देश आज ताकत तब बनता है जब उसके पास आर्थिक ताकत होती है। आज सिर्फ सैन्य ताकत नहीं होता। सैन्य ताकत आज की तारीख में किसी देश की सबसे बड़ी ताकत नहीं होती। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक ताकत होती है। और चीन आर्थिक रूप से जो मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए हम भारतीयों को कम से कम ये कदम ज़रूर उठाना चाहिए कि हमको जो चीनी प्रोडक्ट्स हैं
उनको नहीं खरीदना चाहिए। चीन को हम किसी हिसाब से भी अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर कर सकते हैं एक आम भारतीय होने के नाते, तो पहले तो हमको ये करना चाहिए। जहाँ तक सरकार की बात है, मुझे लगता है सरकार को अब पक्के इलाज के बारे में सोचना चाहिए चीन के, जैसे पाकिस्तान का चल रहा है। पक्का इलाज करने की जिस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं, पाकिस्तान को बिल्कुल हमने हर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से हटा दिया। पाकिस्तान अब हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, और पाकिस्तान को हम धीरे धीरे कमज़ोर करने की जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं, वही काम हमको चीन को लेकर करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, एक बार नहीं बार बार करना पड़ेगा, हर तरह से करना पड़ेगा। हम आर्थिक रूप से देखें कि किस तरह से हम कर सकते हैं, उसके बाद हम सैन्य रूप से जो है सामरिक रूप से, सैन्य रूप से कितने मजबूत हो सकते हैं चीन का मुकाबला करने के लिए, वो हमको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, क्योंकि आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह से चीज़ें होती हैं, इसको देखते हुए जो है इसको देखते हुए मुझे लगता है कि भारत को अपनी तैयारियां करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद अब भारत जो है वो सही दिशा में चल रहा है, और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी सही दिशा में सोच रहे हैं, और ये धीरे धीरे हमको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, पर मेरा मन कहता है कि अगले एक आध साल में चीन के मोर्चे पर हम कुछ बड़ी चीज़ें होते हुए देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ा सा हमें वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, टाइम आ गया है और वो चीज़ शुरू हो गई है। सबसे पहले आपको सब धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया और मेरे व्यूअर्स को दिया, और इतने डिटेल में हमें चाइना और भारत के संबंधों के ऊपर रोशनी डाली आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स को प्लीज़ एक बार अपना हाई कह दीजिए, और साथ में एक छोटी सी अपील कर दीजिए। जो तमाम भारत इंडिया टाइम्स से जुड़े जो दर्शक हैं और जो नहीं भी जुड़े, उन सबको मैं अपील करना चाहता हूँ। मैं आज पहली बार विनी से मिला, और विनी का जज्बा देखकर मुझे, जो भारत इंडिया टाइम्स जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इनका जज्बा देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और ये सिर्फ अपने देश प्रेम को लेकर के और देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करने को लेकर के इन्होंने यूट्यूब शुरू किया, ताकि लोगों को सही जानकारी सही तरीके से मिल सके। तो मुझे लगता है कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इनसे जुड़े, और आप ये जो भारत इंडिया टाइम्स चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और भारी मात्रा में आप इसके साथ जुड़ें। ये मैं आप सबसे अपील करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।